इस्लामाबाद और शहर इक़्तिदार में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आ रही है। अभी कुछ देर पहले भी मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इसके हवाले से बाकायदा ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन जो मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं उसमें काफ़ी जो तब्दीलियाँ आइन के अंदर उसके हवाले से बात हो रही है। फोकस हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादा करेंगे वो जिसका इशू है रिलेटेड टू नेशनल फाइनेंस कमीशन, क्योंकि जो 18वीं आइनी तरमीम आई थी उसके तहत सूबों का जो हिस्सा था विफाक जो देता था वो काफ़ी हद तक उसको बढ़ा दिया गया था और फिर उसमें आइनी तौर पर भी पाबंद कर दिया गया था कि अब उस हिस्से को ख़ास एक सतह से नीचे कम नहीं किया जा सकता। इन यानी कि सूबों को वो पैसा सारी हर सूरत जाना है। अब शहबाज इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, एक तो आज एक पहले बताया जा रहा था कि विफाकी काबीना का इजलास होना है, उसमें मुमकिना तौर पर इस मुजवज़ा जो आइनी तरमीम है 27वीं उस पर बात होगी, लेकिन वो मीटिंग अब डिले हो गई है टिल मंडे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज़रबाईजान जा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप आइनी तरमीम की बात करते हैं तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए और उसमें पीपल्स पार्टी या बाकी छोटी बड़ी जमातें उनकी हिमायत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। बट लेट्स फर्स्ट जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे मैंने कहा कि फोकस हम ज़्यादा करना चाहेंगे जो एनएफसी और जो सूबों के इख्तियारात हैं इस इशू के ऊपर। तो ओवरऑल ब्रॉडर जो अभी तक बात हो रही है 27वीं आइनी तरमीम में है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, हुकूमत जो थी वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में थी, लेकिन ये जो सारा इसका जो सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंडे को ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने, आपको पता है कि जो 8 बड़े नुकात थे 27वीं आइनी तरमीम के, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, बट जो फंडामेंटली बात ये हो रही थी कि 18वीं तरमीम के तहत जो डेवोल्यूशन हुई थी सूबों को, जो इख्तियारात की मुंतकिली हुई थी, एक तो वो चीज़ जिसमें तमाम चीज़ों को तो वो टच नहीं कर रहे, जो उनका ट्वीट था उसमें 2 बुनियादी जो चीज़ें थी और बहुत ही अहम, एक पॉपुलेशन प्लानिंग और दूसरा उसके अंदर था तालीम का जो शोबा, ये सूबों को मुंतकिल कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ जो 18वीं तरमीम से पहले हुई थी लेकिन उसको फिर 18वीं तरमीम में उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, वो ये था कि जो सूबों का वफाक के रेवेन्यूज़ हैं उसमें हिस्सा कितना होगा। जो 7वां आईनी उसका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है उसके तहत ये जो हिस्सा था 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। लेकिन जब 18वीं तरमीम बाद में आई तो उसके अंदर इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया कि आइंदा सूबों का जो हिस्सा है वो 57.5% जो टोटल डिविजिबल पूल है, जो वो टैक्सेस जो एक पूल के अंदर जाते हैं वहाँ से फिर वफाक में और चारों सूबाई जो इकाइयाँ उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उससे वो कम नहीं होगा। ये जो उनके 8 बड़े नुकात थे जो उन्होंने ट्वीट किया उसके अंदर ये 2 फंडामेंटल पॉइंट्स थे। इससे इंप्रेशन जो गया वो ये गया, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ पब्लिक फोरम में ले आई जिसके बाद डिबेट शुरू होगी। आप अखबारात उठा के देख लीजिए, टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए, इस पर बात होना शुरू होगी है, कहीं पे दबे अल्फाज में बात हो रही है, कहीं खुलकर बात हो रही है। उसके अंदर एक और जो चीज़ थी वो आइन का जो आर्टिकल 243 था जिसमें तरमीम करके जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का ओहदा या उसका कोई और भी नाम हो सकता है उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और 5 साल का उसकी मुद्दत की बात हो रही है। फिर जो मजिस्ट्रेट का एक निज़ाम था जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म कर दिया था, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट का, उसको बहाल करने की बात हो रही है। उसमें फिर वो जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मसला है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार तो दिया हुआ था लेकिन अगर कोई डेड लॉक आ जाए उसका कोई तरीक़ेकार नहीं दिया हुआ था उसको ख़त्म करने, इस किस्म की चीज़ें थी। हमारा उसमें एक आध और चीज़ भी जो बात हो रही है, जैसे एनएफसी की आपने बात की है, क्योंकि सूबे ये भी कहते हैं कि अगर आपने हमें हिस्सा ज़्यादा दिया है तो आपने 18वीं आइनी तरमीम के तहत बहुत से जो महकमे पहले विफाक के पास थे वो आपने हमें दे दिए, तो हमें भी बजट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि जो तालीम का शोबा है और जो आबादी है पॉपुलेशन से रिलेटेड वो विफाक सूबों से दोबारा वापस ले ले ताकि उसको वो जस्टिफाई कर सके कि हम जो शेयर अगर सूबों का कम करना चाहते हैं। तो ये भी बात हो रही है। 2-3 चीजें बड़ी अहम है। एक जो आपने पहले भी कहा ना कि जो वफाकी काबीना का आज इजलास होना था वो वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से मुलतवी होगा, वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ क्योंकि दौरा तो पहले से स्केड्यूल था। ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल उम्मीद ये थी कि इजलास खत्म हो जाएगा, इनका इलामिया आ जाएगा, बट उन्होंने कुछ ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर उन्होंने कल फैसला अपना कर लिया, कुछ चीज़ों को उन्होंने पेंड किया जिसके ऊपर आज उनका इजलास होना था। जो चीज़ें पेंड उन्होंने कर दी थी, जो मेरी इत्तला है, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ भी चुकी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका मकसद क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इशू है, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर अभी पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों पर काबिनेट फैसला किया उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो सबसे अहम इशू जिसको पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का वो उसका एक अहम जुज़ समझती है वो क्रेडिट लेती है 2 चीज़ों का। एक तो 1973 का आइन
जो जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम पे वो उस वक्त ये पार्लियामेंट ने पास किया। फिर 18वीं तरमीम जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ली थी, और ये जो 8 नुकात थे इसको जब मीडिया में लाया गया, पब्लिक डिबेट में लेके आया गया, तो उसके अंदर 2 चीजें ऐसी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो 18वीं तरमीम है उसके मुनाफी थी। तो इसी हवाले से जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास हुआ, इजलास के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी क्या पार्टी की पोजीशन दी, पहले आइए जरा वो सुनते हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है, और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना वो फरमा रहे हैं कि वो एक तरफ तो वो जो तजवीज़ है कि 57.5% का जो मिनिमम गारंटीड शेयर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और इस सूरत में इसको मंजूर करने के लिए तैयार नहीं। तो कामरान, ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंप्रेशन ये था कि चूंकि सूबों को 10% ज़्यादा हिस्सा किया, और जो आपने जिम्मेदारियों की बात की, बिल्कुल जिम्मेदारियां तो की, लेकिन इतनी हुकूमत का ये ख्याल था इतनी जिम्मेदारियां नहीं गई। 2 चीज़ें फिर उसकी वजह से सामने है। एक है डिफेंस स्पेंडिंग, कि डिफेंस के जो आपके अखराजात हैं पाकिस्तान के, वो बजट के अंदर दूसरा बड़ा खर्चा है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद। तो वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास जो बाकी पैसा बचा है वो तो इतना भी नहीं है कि हम ये 2 बड़े खर्चे पूरा कर सके, तो फिर सूबों को या तो खर्चे उठाने पड़ेंगे, हमारे साथ शेयर करना पड़ेंगे, या फिर अपने जो महसूलात हैं जो उनको हिस्सा गया था वो वापस लें। अब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। इसके ऊपर, इसके दोनों साइड्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, वो आर्गूमेंट ये है कि वफाकी हुकूमत अपने खर्चे तो कम नहीं कर रही, अपने ऊपर वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लेके आ रही, और वो ये चाह रही है कि अब चूंकि सूबों के पास पैसा ज्यादा चला गया तो वो वापस ले लिया जाए। जो फिस्कल डिसिप्लिन वफाक में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। एक आर्गूमेंट इसके अंदर ये। दूसरी साइड पे आर्गूमेंट ये है कि ये फिस्कल डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता कि जो आपके जब 2 खर्चे पूरे नहीं हो रहे बाकी महसूलात के साथ, तो फिर फिस्कल डिसिप्लिन कहां से आएगा? हर साल 6-7 हज़ार अरब रुपए की बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब ये एक सबसे अहम जुज़्व है जिसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने अपनी कल पोजीशन दे दी है। और इसमें जो एक और फैक्टर है कि ये तो अभी ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर एक स्टेक होल्डर है। अगर आप उसको डिफेंस के पर्पज से देखें, डिफेंस की ज़रूरियात हमेशा हमारी रही हैं, लेकिन लेटली इंडिया के साथ आपकी जंग हो या अभी अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो रिसेंट काउंटर टेररिज्म की जो कैंपेन तेज़ हुई है, उसमें तो ये आपको लग रहा है कि फोर्सिएबल फ्यूचर, आपको जो ओवरऑल सिचुएशन है, डिफेंस बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको चीज़ चाहिए होगी। बट ये जो कंसर्न जब 18वीं आईनी तरमीम भी आई थी और सूबों को हिस्सा ज़्यादा दिया था, उस वक्त से ही जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी करते रहे प्राइवेट मीटिंग्स में और इवन बाद में भी, कि ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है, इसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना है। अब इसमें पीपल्स पार्टी जो कह रही है, ज़ाहिर है कि उनका हमेशा से एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है, वो सूबों की ऑटोनॉमी हो, NFC हो, उस पर हमेशा एडवोकेट करते रहे हैं। बट ज़ाहिर है एक सियासी मामला भी है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, इससे पहले 26 आईनी तरमीम भी आई थी और जो बाकी मामलात हैं, एट द एंड ऑफ द डे लगता ही है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पब्लिकली एक पोजीशन लेती है, बट बिहाइंड द सीन को बार्गेन करना होता है और कहीं ना कहीं वो अग्री कर जाते हैं, क्योंकि अगर ये मूव चली है तो एक सीरियस मूव है। मसलन इसी हफ्ते DGISPR ने गैर रस्मी गुफ्तगू की एंकर्स और सहाफ़ियों से, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, और ये सवाल उनसे हुआ। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का हक है हुकूमत का जो भी आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, एज फार एज जिसका ताल्लुक फौज से है या फौज के इदारों से है, तो डेफिनेटली जो फौज है वो अपना इनपुट देगी। तो आई एम श्योर कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट की जो करंट है, बेशक अफगानिस्तान या बाकी इशूज़ के ऊपर में भी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हों, लेकिन एज फार एज NFC अवार्ड इज कंसर्न्ड, मेरा ख्याल में वो कंसिस्टेंट पोजीशन है स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल बाजवा, और जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, दे होल्ड द सेम व्यू। तो इसको चेंज होना चाहिए। ये बात ठीक है। ये हम भी शुरू से कह रहे हैं कि NFC जो अवार्ड आया है 7वां, वो जो उसका जो बैलेंस है वो टिल्ट हो गया सूबों की तरफ, और सूबों के पास अब इतना पैसा आ गया है। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जिस किस्म के नए इदारे बनाए जा रहे हैं, तनख्वाह में इजाफा किया जा रहा है, बेतहाशा गाड़ियां ली जा रही हैं, लेकिन वही चीज़ इस्लामाबाद के अंदर भी हो रही है, वही चीज़ वफाकी हुकूमत के अंदर भी हो रही है। फिस्कल डिसिप्लिन यहाँ पे भी नहीं है। तो जो तो जेन्युइन डिफेंस की नीड्स हैं वो तो पूरी करनी ही करनी, उसके ऊपर तो कोई दूसरा सवाल ही। लेकिन इसके हवाले से काम जो सबसे अहम पॉइंट है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा का है। इस हवाले से नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस के एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के मुज़म्मिल असलम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बड़ा ही एक अहम नुकता उठाया। आइए जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
27वीं तरमीम में नहीं हो सकती एनएफसी, क्योंकि वो कमीशन का मैटर है। एनएफसी में सबसे पहले वर्टिकल्स डिस्कस होने चाहिए कि 42.5% हुकूमत उस 42.5% का हिसाब दे और उसमें बताए कि उसकी कहां कहां कोताहियां हैं, पहले उस पे बात की जाए। दूसरा, हमारा जो है मर्ज एरिया का जो हमारा जो हक है आबादी के हिसाब से, और हमारा अभी शेयर है 14.62%, वो 19.62% होता है, उसको आप करें। और आखिरी में जब ये एनएफसी का खुदा के वास्ते आप इजलास बुलाएं और ये जो 4 आपने जो चीजें रखी हुई हैं, आबादी, रेवेन्यू कलेक्शन, फिर उसके बाद पॉवर्टी, और चौथा आपने रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ये दुनिया के ये जो है ये चीजें खत्म हो चुकी हुई हैं। इसमें आगे डिस्कशन किया जाए। जो ज्यादा फॉरेस्ट लगाएगा, जो पानी के जखायर पे काम करेगा, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे काम करेगा, उनको आप डिविडेंड्स दें, बजाय ये कि आप आबादी के चक्कर में जो है पैसे जो है एक ही जगह दिए जाए। जी, इसमें जो एक चीज़ बड़ी अहम है वो ये है जो मुसम्मल असलम ने भी कही कि जो आईनी तरमीम है वो इसका जो तरीक़ेकार नहीं है एनएफसी के हवाले से जो है फैसला करने का, क्योंकि जो ये कौमी मालियाती अवार्ड है ये तय करता है कौमी मालियाती कमीशन, और इस कमीशन के 9 मेंबरान होते हैं, जिसमें वफाकी वजीर खजाना उसके चेयरमैन है, 4 सूबाई वज़रा जो खजाना है वो उसके मेंबर है, उसके साथ टेक्निकल मेंबर हर सूबे से एक आता है। तो ये जो फैसला है ये तकनीकी और ये इकोनॉमिक और ये फैसला है, ये जो इसके हवाले से केपी की पोजीशन ये आई है कि ये फैसला जो हमेशा कंसेंसस से होता है। एनएफसी का जो अवार्ड है अगर एक सूबा भी उसकी मुखालफत कर दे तो वो अप्रूव नहीं होता। इस हवाले से कामरान जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो आईनी तरमीम है वो मेजॉरिटी से होती है, 2/3 मेजॉरिटी से होती है, बट मेजॉरिटी से होती है, तो इसलिए वो एक राइट फोरम नहीं है फैसला करने का। तो अगर ये जो भी इसके हवाले से चेंज करनी है ठीक है, ये बात तय है कि अगर कमीशन जो है वो ये फैसला कर दे फॉर एग्जाम्पल कि 57.5 नहीं 55.5 होना चाहिए, तो फिर तो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन वो फैसला पहले ये कमीशन करेगा कि उसका कितना होना चाहिए, 50 है, 52 है, 57.5 ही रखना है, उसके बाद तरमीम है। ये तरमीम पहले आ रही है और जो कमीशन के तो अभी इजलास नहीं बुलाया गया। का जो इनपुट है, क्योंकि सूबे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं तो उनका होना चाहिए। इसमें एक जो एलिमेंट है, जाहिर है कि जब 18वीं आईनी तरमीम भी आई थी और बड़ा उसको इन्हीं जमातों ने सेलिब्रेट किया था, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, दे ब्रॉट दैट, और कहा था कि ये जी 1973 का जो आइन है उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमने रिस्टोर कर दिया है। उसमें विफाक आज जो भी चलें गिले शिकवे करती है, दैट्स फाइन। उसमें ये भी विफाक ने कमिट किया था कि उनको भी पता था कि जब आप ज्यादा रिसोर्सेज सूबों को देंगे तो आप अपने अखराजात कैसे मीट करेंगे, उसके लिए आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें विफाक ने कमिट किया था कि हर साल टैक्स टू जीडीपी जो है वो 1% जो रेशो है उसमें आप इजाफा करेंगे। और अगर आप देखें उस वक्त से लेकर आज तक अगर उसमें इजाफा हुआ होता तो शायद इस 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत ना पड़ती और ये डिबेट भी ना हो रही होती। तो यहां पर वफाक की भी तो नालायकी है ना। नहीं, वफाक की सरासर नालायकी है इसमें। उस वक्त बेसिकली आइडिया ही यही था कि उस वक्त जो एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशियो थी वो 10% थी, उसको इन्होंने 2015 तक बढ़ाकर 15% करना था और उसे आगे बढ़ाना ही था, उसे कम नहीं करना था। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं 15 साल के बाद भी एफबीआर की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10.3% है, उसमें 1% भी इजाफा नहीं हुआ पिछले 15 साल में। और आप इमेजिन करें अगर 15% हो जाती तो आपका 1% आज के दिन में बनता है तकरीबन 1300 अरब रुपया। अब मेरी जरा मैथ थोड़ी सी कमजोर है तो 5 को आप जरा दे लीजिए 13 के साथ, तो कितना बन गया? ठीक है, तकरीबन 6.5-7 अरब रुपया बन गया, आपके सारे मसले हल हो गए। अच्छा, इसमें एक और जो खैबर पख्तूनख्वा का पॉइंट था कि अगर वफाकी हुकूमत एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो वापस लेना चाह रही है तो सूबे ने जो एक्सपेंशन की हैं, उन्होंने नए मुलाजमिन वहाँ पे भर्ती किए हैं महकमा तालीम के अंदर, नए स्कूल्स बनाए हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो वो अगर पैसा इनसे वापस ले लिया गया तो वो ये कह रहे हैं कि फिर ये जो मुलाजमिन है फिर ये भी ले जाएंगे। अब बकौल उनके मुज़म्मिल असलम के जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 17 बल्कि 7 लाख वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, 7 लाख के अंदर 45% उन्होंने कहा कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, और जो सूबे का जितना भी बजट है उसका 22% बजट जो है वो तालीम के लिए रखता है खैबर पख्तूनख्वा। ये सूरत हाल बायज जो बाकी जो सूबे उनकी होगी, तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो हाल इसका यही है कि जिस तरीके से आपने आज में 18वीं तरमीम की थी हुकूमतों ने मिलकर, तमाम सियासी जमातों ने, उसी तरीके से 27वीं तरमीम भी कर लीजिए। और अगर एनएफसी में हिस्सों में रद्दोबदल करना है, उसके पैरामीटर चेंज करने, तो बैठ के बात करें। और ये अगर ये ओवरराइड करने की कोशिश की गई, आपको पता है कि 26वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा इशू ये आया था कि लैंग्वेज के भी इशूज आ गए थे। तो ये चीजें बेहतर यही होता है कि जो भी मुल्क के लिए बेहतर हो
जिसमें अवाम की बेहतरी हो वो करें। 27वीं 28वीं तरमीम जो अल्टीमेटली लेट्स से कि हम जो विफाक की नीयत है उस पर शक नहीं करते, उनका मकसद विफाक का ये नहीं है कि सिर्फ फेडरल जो टेरिटरी है वहीं पे तरक्की हो। मकसद अगर उनको लगता है कि एक डिस्टॉर्शन थी उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो, अगर तो मकसद आपका ये है तो फिर आई थिंक जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी जमातें हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत हो सकती है। वक्त उसमें लग सकता है, लेकिन अगर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर अमल दरामद करना आसान होगा। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इस्तांबुल में इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, क्या अभी तक कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।